नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 5 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रशिया की मदद से ईरान अब 8 न्यूक्लियर प्लांट को बनाने जा रहा है और साथ ही समय गिदोन सार जो कि इजराइल के मिनिस्टर है भारत आ चुके हैं और भारत में आने के बाद क्या मक्खन पालिश करने की कोशिश भारत के साथ की गई है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही सूडान के अंदर आज हमारे देश के एक नागरिक को आरएसएफ ने किडनैप कर लिया है और इसको लेके अब भारत सरकार को क्या मदद करनी चाहिए और भारत सरकार किस हिसाब से खामोश है, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा के अंदर लगातार इजराइल के हमले कितने तेज हैं, सीज फायर की मियाद कितनी बची है, कितनी टूट गई है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी बड़ी खबरों के बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब आपका कमेंट हमेशा से ही दुआओं का काम करता है। तो आप इजराइल के लिए दुआ करना चाहें तो इजराइल के लिए कमेंट करें, आप फिलिस्तीन के लिए दुआ करना चाहें फिलिस्तीन के लिए कमेंट करें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और पहली खबर निकल के सामने आ रही सूडान से, और सूडान से एक ऐसे वीडियो को लॉन्च किया गया जिसके बाद एज ए हिंदुस्तानी आपका कलेजा फट जाएगा। दरअसल सूडान के अंदर एक शख्स किडनैप हो चुका और ये शख्स कहीं और का नहीं, भारत के उड़ीसा के जगतपुरी का है। उड़ीसा का रहने वाला शख्स जिसका नाम आदर्श है, ये वहां पे काम करने गया था, एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहा था। और इसी दौरान जब वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति आती है तो जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है उसने इस शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसको पहले तो कैमरे के सामने लाते हैं और लाने के बाद इससे पूछा जाता है कि क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो, क्या तुम भारत के बारे में जानते हो। ये शख्स डरा हुआ था, कोई खास जवाब नहीं दे पाता। और इसी दौरान इससे कहा जाता है कि बोलो दगालो गुड, यानी जो आरएसएफ का एक लीडर है, एक खूंखार आतंकवादी कह सकते हैं जिसका पूरा नाम मोहम्मद हमदान दगालो है, उसके जय जयकार के नारे लगवाए गए। इसके बाद इसको अपने साथ ये लोग लेके निकल गए। अब कहाँ लेके गए हैं इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। इसको 2 दिन पहले किडनैप किया गया है और क्या वीडियो जारी किया, पहले आप वीडियो देखिए। نمسي اتكلم انجليزي يا جماعه اشتري الحاج ده والحاج ده انجليزي هندي ده هنود يا اخوان قلت هندي قاعد فوق الفاشر انجغم قول دقل فوق قول دقل فوق قول دقل فوق قول دقل ما يعرف ليه قول دقل فوق دقل تعرف يا اخويا دقل فوق دقل فوق دقل فوق صح قول دقل فوق قول دقل عز دقل عز دقل عز دقل فخر فوق والله يعلموا عربي بدون مراد. جنجويد فوق جنجويد فوق جنجويد فوق جنجويد فوق ولد ابوك فوق ولد ابوك فوق فوق ولد ابوك فوق جودات فوق جودات فوق يعلموا عربي بدون مراد. جودات فوق جودات فوق جودات فوق. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शख्स कितना डरा हुआ है। किस हिसाब से इसको टॉर्चर किया जा रहा है, आसपास घेर के आतंकवादी किस हिसाब से इस हिंदुस्तानी भाई का मजाक बना रहे हैं। इससे पूछा जा रहा है कि शाहरुख खान कौन है, इससे बोला जा रहा है कि दगालो गुड बोलो। मजबूरी में ये बेचारा नारा भी लगाता, लेकिन इसके बावजूद भी इसको छोड़ा नहीं जाता। इसको अपने साथ वो लोग लेके चले जाते हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि सूडान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति है, हमारे देश का एक नागरिक वहां पे किडनैप हो चुका है। इसके बावजूद भी गोदी मीडिया आज खामोश है। गोदी मीडिया अगर चाहती तो सरकार पे प्रेशर बनाती, सरकार से सवाल पूछती कि आखिर हमारे देश का आदर्श जो कि उड़ीसा का रहने वाला है इस समय सूडान में आतंकवादियों की कैद में है, क्या सरकार उसको वापस लाने के लिए कोई वाजिब कदम उठा रही? अगर उठा रही तो कौन सा कदम उठा रही, और अगर नहीं उठा रही तो क्यों नहीं उठा रही? ये सवाल गोदी मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन आज गोदी मीडिया खामोश है। मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला मुद्दा आपके सामने सूडान में फंसे हमारे उस भारतीय नागरिक के बारे में रखा जाए। बाकी खबरें मैं आपको बाद में बताता हूं। तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि कम से कम उस बच्चे के घर वालों को पता चले, जिस घर का वो लाल होगा, जिस घर का वो चिराग होगा, जो इस समय आतंकवादियों के कब्जे में है, कम से कम उनके घर वालों तक तो ये बात पहुंचे। खैर, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपको आगे की खबर बताता हूं। और आगे की जो खबर निकल के सामने आ रही इस समय वो ईरान से आ रही है। ईरान ने इस समय इजराइल और उसके आसपास के जितने दोस्त हैं, जितने उसके खास लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे पाकिस्तान हो। अब पाकिस्तान क्यों कह रहा हूं ये बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। इन तमाम देशों के अंदर मिर्ची भर दी है ईरान ने। पहले तो 8 दिन की जंग में कैसे मारा था आपको पता होगा।
भिगो भिगो के मारा, इनको लिटा लिटा के मारा, इनके सारे जहाज खत्म हो गए। इतना नुकसान हुआ कि आज तक इजराइल मलबा हटा रहा। लेकिन इससे भी ये जब नहीं उबर पाए तो ईरान ने अब एक नया कांड कर दिया। दरअसल रशिया के साथ ईरान ने एक डील फाइनल कर ली है और इस डील में रशिया की मदद से ईरान के अंदर 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाए जाएंगे। 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाए जाएंगे और इस प्लांट को बनाने का मकसद अभी तक जो वहाँ की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म IOI है, IOI के जो चीफ है मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने कहा है कि हम इन 8 प्लांटों से 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। अब ये बात इन्होंने बोली तो, लेकिन चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, इन दोनों ही देशों के अंदर डर का माहौल है कि भाई ये बिजली ही पैदा करेंगे या फिर इनका मकसद कुछ और है। हालांकि जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम आज भी इस्लाम के कानून को मानने वाले हैं। हम आज भी ये मानते हैं कि इस्लाम के हिसाब से जो न्यूक्लियर वेपन है वो सही नहीं है, वो खराब है और वो हमारे लिए हराम भी है। तो हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ये बात साफ तौर पे पेजेस्कियन ने बोली तो है, लेकिन ईरान हो और ये बात बोल रहा हो और इस बात को बोल रहा हो इजराइल और अमेरिका के लिए, तो ईरान ने तो ईमान की बात बोली कि मेरे कुरान में लिखा है कि भाई हम न्यूक्लियर जैसी खतरनाक चीज़ों को उपयोग में नहीं ला सकते क्योंकि ये इंसानियत को ख़त्म करने वाली चीज़ है। लेकिन जिसके अंदर ईमान ही नहीं, वो बात कैसे मानेगा? अब समझिए, अगर इजराइल के अंदर ईमान होता तो वो बात मानता। वो तो खुद डर रहा है क्योंकि उसके अंदर खुद ईमान नहीं है। तो उसका मानना ये है कि ये 8 जो प्लांट बनाए जाएंगे, इसी बीच कहीं ना कहीं ईरान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर लेगा और न्यूक्लियर टेस्टिंग अगर ईरान ने एक बार सफलतापूर्वक कर लिया तो सिचुएशन बड़ी खराब होगी। और इसी को लेके अब इजराइल इस कदर डर चुका है कि उसने अमेरिका को फोन किया, ट्रंप से कहा कि भैया संभालो मामला, सिचुएशन खराब हो रही। ट्रंप को लगा कि चलो अब खलीफा बनने का वक्त आ गया। ट्रंप ने फोन मिला दिया पेजेस्कियन को और कहा कि देखो एक काम करो, तुम्हें न्यूक्लियर प्लांट जो भी बनाना है, तुम रशिया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, आओ हमसे बातचीत कर लो, हम बातचीत करेंगे, न्यूक्लियर प्लांट तुम्हारा हम बनवा देंगे। पेजेस्कियन जब ये बात सुनते हैं कुछ कहते नहीं, फोन रख देते हैं। लेकिन इसी दौरान आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा बयान निकल के सामने आया और इस बयान ने फिर से आग पे ऐसे घी डाला और अमेरिका और इजराइल के जख्मों पे ऐसे नमक छिड़क दिया ऐसे। दरअसल पेजेस्कियन तो खामोश थे, लेकिन खामनेई साहब ने बड़े साफ तौर पे कहा कि देखो भाई बातचीत करना है, ठीक है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी हमेशा के लिए ना दोस्त होता है ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है। लेकिन अगर तुमको बातचीत करनी है तो सबसे पहले तुमको इजराइल की मदद करना बंद करना पड़ेगा। इजराइल के साथ अगर तुम व्यापार करो, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गजा में जो कुछ इजराइल कर रहा है, अगर उस मामले में तुम इजराइल का सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं कर पाएंगे और ना ही बातचीत करेंगे। और डंके की चोट पे लिख के ले लो, हम न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे, तुम रोक सकते हो, तुम्हारे में ताकत हो, तुम रोक लो। तो एक 80-90 साल के बूढ़े ने आज अमेरिका को, इजराइल को दहला के रख दिया है। और यही वजह है कि आज इजराइल के जो गिदोन सार हैं, इजराइल के जो बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग जो डिफेंस मिनिस्टर्स की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग भटक रहे हैं पूरी दुनिया में। क्यों? ये चाहते हैं कि ईरान के जितने दोस्त हैं उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनके माध्यम से ईरान पे प्रेशर बनाया जाए। हुआ क्या, गिदोन सार ये इजराइल के मिनिस्टर हैं, इस समय भारत के दौरे पे आए हैं और इस समय ये जयशंकर साहब से जब मिलते हैं तो मिलने के बाद इन्होंने वही आतंकवाद और हम मुसलमान, रेडिकलस इस्लाम, इन तमाम चीज़ों से परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, हम आप भाई हैं, हम आप दोस्त हैं, ये तमाम चीज़ें ये क्यों बोल रहे हैं? इनका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान से आपकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, चाबहार पोर्ट पे आपकी डीलिंग चल रही है, तो आप एक काम करो, आप चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान को ब्लैकमेल कर लो और उसका न्यूक्लियर प्लांट रुकवा दो। भारत ऐसा क्यों करेगा भाई? तुम्हारे ही आका ने, तुम्हारी पप्पा ने, अमेरिका ने भारत के चाबहार पोर्ट पे सेंसस लगाया था 6 महीने के लिए। भारत ये बात भूल गया क्या? तुम्हारी अपनी लड़ाई तुम समझो, हम क्यों बीच में पड़े? खैर, इस समय गाजा से भी कुछ ऐसे कांड इजराइल ने कर दिए हैं कि इसके बाद अब इजराइल पूरी दुनिया में और गिरता चला जा रहा। दरअसल अल जजीरा के हवाले से आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि गाजा के अंदर फिर से हमला किया है इजराइल ने और इस हमले में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। जब से सीज फायर हुआ है तब से जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि सीज फायर के बाद से गाजा के अंदर लगभग 240 लोग मारे गए हैं। गाजा के अंदर 240 लोग मारे गए हैं। साथ ही UNRWA की रिपोर्ट है, जिसको यूनरा कहते हैं, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वेलफेयर, इसकी रिपोर्ट है कि 75,000 लोग ऐसे हैं जो इस समय शेल्टर होम में रह रहे हैं।
अब आपको लगेगा कि भाई 75,000 लोग अगर शेल्टर होम में रह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है। तो दिक्कत और परेशानी क्या है वो अभी आपको मैं समझाता हूँ। दरअसल ये कोई टेंट नहीं है, ये कोई खुला आसमान भी नहीं है। जिस जगह पे ये लोग रह रहे हैं वो एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग पे कई बार इजराइल अटैक कर चुका है, इस वजह से उस बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं वो जर्जर हैं। और एक ऐसी बिल्डिंग जो जर्जर हो, जो गिरने की कगार पे हो, अगर उसमें 75,000 के करीब लोग रह रहे हैं तो क्या वो लोग सुरक्षित हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। इस समय यूएनएचआरडब्ल्यू ने खुद कहा है कि भैया हमारे पास कोई मौका नहीं, हम इनको कहां रखें, ठंडी आ गई है, अगर इनको हम बाहर रख दें तो ये लोग ठंड से मर जाएं, अंदर रख दें तो इजराइल एक छोटा सा कंकड़ अगर उस बिल्डिंग पे मार देगा तो वो बिल्डिंग धड़धड़ा के गिर जाएगी। तो ऐसे हाल में उस बिल्डिंग की भी सिचुएशन बड़ी खराब है। यूएनएचआरडब्ल्यू ने रिक्वेस्ट की है कि सब लोग अलग अलग जगहों पे स्प्रेड हो जाए, लेकिन इजराइल का ऐसा डर है कि कोई भी फैलना नहीं चाह रहा, सब उसी बिल्डिंग में भूसे की तरह भरे पड़े हैं और किसी भी वक्त वो बिल्डिंग गिर सकती है, ऐसा यूएनएचआरडब्ल्यू का मानना है। और अगर ये बिल्डिंग गिरी तो आप यकीन मानिए 10,000 लोगों की जान जाएगी। खैर, यूएन से भी एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है और इस रिपोर्ट ने भी इजराइल की बखिया उधेड़ के रख दी है। दरअसल सीज फायर हो गया है, सीज फायर को लेकर चर्चाओं के बाजार भी गर्म है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अभी तक केवल 7% फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो लौट के आए हैं। यानी जो लोग गाजा छोड़ के चले गए थे, गाजा से रिलोकेट कर दिए गए थे, अगर 100 लोग गए थे तो केवल 7 लोग वापस आए हैं। 7% का इससे आसान भाषा में मतलब आपको नहीं समझा सकता कि अगर 1,000 लोग गए तो 70 लोग आए, अगर 1,00,000 लोग गए हैं तो 7,000 लोग ही केवल आए हैं, बाकी के लोग आज भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इजराइल किसी भी सीज फायर को नहीं मानता। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल से ही, और इजराइल आज अपने आप में परेशान है। क्यों परेशान है, क्या हुआ है, वो आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल आज इजराइल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल से पूछा गया कि भैया क्या होना है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल ने खुद रखा था, तो मीडिया वाले पहुंचते हैं पूछने के लिए। इस दौरान जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी मौजूद थे, साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके भी लोग मौजूद थे। अब 2025-26 का जो बजट है उसके बारे में बातचीत हो रही थी, क्योंकि हर जगह बजट जब आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। हालांकि हमारे देश में लोग नहीं देते, बड़े लोग हैं, मोदी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ठीक है, बड़े लोग हैं नहीं करते, अच्छे आदमी है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अभी आप समझिए कि इजराइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बजट को लेकर जब डिस्कशन होता है तो सबसे अजीब चीज़ ये थी कि फाइनेंस और डिफेंस ने एक दूसरे से लड़ाई कर ली। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है इजराइल के कि हम तो इतना पैसा लाते हैं, ये बजट वाले जो हैं हमसे पैसा लेके डिफेंस में डाल देते हैं और फालतू का पैसा खर्च होता है। अब ये बात जब डिफेंस वाले ने बोली, मतलब फाइनेंस वाले ने बोली, तब डिफेंस वाले ने क्या कहा वो आप सुनिए। डिफेंस वाले ने कहा कि हम तो लड़ना चाहते हैं, हमें पैसा ही नहीं मिल रहा। अब इसको लेके वो बवाल मचा, वो एक दूसरे को खरी खोटी सुनाना, वो गाली गलौज हुई, और ये मंत्रालय के लोग कर रहे थे मीडिया के सामने। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आज अलग अलग न्यूज चैनलों पे चल रहा है। आप स्क्रीन पे भी अपने आर्टिकल देख सकते हैं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच क्लैशेस देखने को मिले। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच, पार्डन फाइव वर्ड्स, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच क्लैशेस देखने को मिले हैं। ये इंटरनेशनल फोरम पे एक न्यूज चल रही है। तो आज इजराइल अपनी ही हरकतों से परेशान है। गाजा में लोगों को मार तो रहा है, लेकिन आज ये इस कदर डरा हुआ है कि रिपोर्ट से ये दावा कर रहे हैं कि इसके पास अगली सरकार तक को चलाने के पैसे नहीं है। जो इसकी ग्रोथ थी वो 3.1% से गिर के 2.8% आ गई है, वो भी केवल 6-7 महीनों में। अभी ये कितना महीना बीता, 8 महीने बीते। 8 महीने में 0.4% की ग्रोथ इसकी डाउन हो गई इजराइल की। और आप सोचिए जब जंग शुरू हुई थी उस टाइम इसकी ग्रोथ 4 से 5% के आसपास थी, उससे गिर के 3.1 आई, अब 2.8 आ गई, और ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल की ग्रोथ माइनस में जाएगी। गाजा तो तबाह हुआ नो डाउट, लेकिन इजराइल भी तबाही के ही कगार पे, इस बात को आप लिखित ले लीजिए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है इस समय इजराइल के सबसे बड़े अखबार से। इजराइल का सबसे बड़ा जो न्यूज चैनल है जिसका नाम है हार्ट्ज, उसमें यह दावा किया गया है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इजराइल अपने सेटलर्स को ड्रोन दे रहा। यानी अगर आईडीएफ कुछ करेगी तो लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर आम जनता कर ले तो आम जनता पे किसका कंट्रोल है? आप अक्सर देखते हैं कि भीड़ की शक्ल को भेजा जाता है दंगे करवाने के लिए, आम जनता किसकी शक्ल को लेके आएगी कौन जानता है। तो इस समय जो सेटलर्स हैं उनके हाथों में इजराइल की आर्मी ने ड्रोन थमा दी है। ड्रोन क्यों? इनसे कहा गया कि तुम जाओ और वेस्ट बैंक पे हमला करो।
यानी ये सेटलर्स वेस्ट बैंक पे हमला करेंगे। हमला ये कहाँ करने? फार्म पे, यानी जो खेत हैं, जो जैतून के पेड़ हैं उस पे, और जो घर ज़्यादा लोगों से भरा हुआ, यानी ऐसा घर जिसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उन घरों को भी टारगेट करके हमला करने का काम इस समय इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो कर रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर। और ये खबर ना अल जजीरा की है, ना ही किसी और मीडिया की है, ये खबर इजराइल के खुद के अपने चैनल हार्ट्ज की है। आप सोच के देखिए कि इजराइल के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल की आवाम भी अब जानते हैं कि इजराइल की सरकार क्या कर रही है, अपने लोगों से क्या करवा रही है, बशर्ते मजबूरी में ये खामोश है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सूडान की क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं, और कैसे 2 साल तक लोग खामोश थे, नहीं जान पाए, लेकिन अचानक से खबरें निकल के सामने आने लगी। इधर गाजा के लिए भी लोग खामोश थे, सेम अचानक से ही खबरें आई, उसके बाद पूरी दुनिया गाजा के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो गई। आज देखिए, चाहे कोलंबिया हो, चाहे अलग अलग और देश हो, उन्होंने फिलिस्तीन के लिए हक की आवाज उठाई। आज रिपोर्ट निकल के सामने कोलंबिया ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या दिया आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप जानिए कोलंबिया भी गाजा के हक में खड़ा हो रहा है। इधर ये तमाम लोग परेशान भी हैं। क्यों? वो आप जानिए। पैसे खत्म हो रहे हैं इनके। ईरान ने जो मारा था वो चीजें आज तक ये समेट नहीं पाए, मलबे आज तक समेट रहे हैं। साथ ही अब 8 न्यूक्लियर प्लांट रशिया की मदद से बनाएगा ईरान। 4 जो है वो बुशहर में बनाएगा, 4 जो साउथ का इलाका है उसमें बनाएगा। 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाए जाएंगे, 20,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। क्या जरूरी है कि केवल बिजली ही पैदा हो? आप राजनेताओं के बयानों को सच मानते हैं? खामनेई साहब ने तो नहीं बोला कि हम नहीं बनाएंगे, बोला पजेश्कियन ने। पजेश्कियन है राजनेता, तो राजनेता के बयानों को कितना आप मानेंगे कि वो आदमी सही बोला? भाई गरज है तो इतना सा झूठ चलता है, इतना झूठ चलेगा, काम हो जाए फिर हम कौन तुम कौन। ये हमेशा का कॉन्सेप्ट रहा, इस चीज को आप याद रखिएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला है। आप उसके वीडियो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ हुआ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई ब्लास्ट और पाकिस्तान में, छोटी सी बात है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। चूंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। अब कुछ लोग उसमें ये दावा कर रहे हैं कि एसी फटा है, सिलेंडर फटा है, नो डाउट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर ब्लास्ट होता है तो ये उस देश के लिए खतरे की बात है। खैर, मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी भी आपको दी जाए, और साथ ही अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन आप अगर हमारे काम को पसंद करते हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्यार दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ताकतें लगी हैं जो चैनल को डिलीट करवाने के पीछे पड़ गई हैं। और ऐसा नहीं कि प्रखर राजपूत का चैनल पहली बार डिलीट किया गया, कई बार इसको परेशानियों में डाला गया। और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोई लीगल लड़ाई नहीं लड़ सकता, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास 3-4 एडिटर हैं, मैं हूं, हम लोग मेहनत करते हैं। सबको पैसा देना होता है, 1-2 लाख, मैं आपसे एक पैसा नहीं मांगता। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको बताएं कि कोई प्रखर राजपूत भी है जो गाजा की खबरें बताता है, प्यार दें। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।